नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबानी पे। सो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं किस समाज में रहता हूँ। आप भी कभी कभी सोचें कि आसपास की इतनी सारी घटनाएं होती हैं। आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो दहेज प्रथा पे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, किस प्रजाति के बने हैं। मतलब आपके हाथ में इतना भी ताकत नहीं कि आप अपनी वाइफ को खिला सको, अपने बलबूते पे आप अपना घर संवार सको। अरे समझ में नहीं आता है आजकल के लड़के को हो क्या गया है। मैं ये सब लोगों को नहीं कहता हूँ। आज यदि लड़का सक्सेसफुल हो गया तो उसे लॉटरी टिकट समझते हैं, और लॉटरी के नाम पे आप लड़कियों का शोषण करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। आज की सच्ची घटना भी इसी बारे में है। एक जयपुर में एक लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया देखो, मेरा पति मेरे जान से मार देगा, आप इन्हें 5 लाख रुपए दे दो और मेरी जान बचाओ। और ये बात वो फ़ोन करके करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास करती है, और शाम को होते होते 5 बजे करीब ये पता चलता है कि वो लड़की फंदे से झूल कर मर गई। और वैसा भी है, इस लड़की जो जिसका नाम था हर्षिता हर्षिता तन्वर, जो करीबन 26 साल की थी। और उसने 6 महीने पहले जुलाई के महीने में एक ऐसा काम किया था कि उसने सोचा भी नहीं था कि उस काम को करने के बाद जो रास्ता वो अख्तियार कर रही है वो रास्ता उसकी मौत पे जाकर रुकेगी। होता यूँ है दोस्तों कि जुलाई के महीने में अचानक हर्षिता तन्वर घर से लापता हो जाती है। शाम को देर रात तक नहीं मिलती। परिवार ढूंढता है, खोजता है, कुछ नहीं होता है। अब जो है पिता जो है पुलिस में रिपोर्ट, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, क्योंकि वो जयपुर में ही रहते थे। तो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, और उसके बाद 1 महीने के बाद उसके पिता, हर्षिता के पिता के फ़ोन पे हर्षिता फ़ोन करती है और कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगा था कि हर्षिता ज़िंदा है नहीं है, कहाँ है, सबको चिंता होती थी और पुलिस भी इधर ढूंढ रही थी। लेकिन हर्षिता कहती है पापा मैं सकुशल हूँ। जब फ़ोन आता है तो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड पंकज के साथ शादी कर चुकी हूँ, और मैं 15 दिन शादी करने के बाद मैंने आर्य समाज में शादी कर ली है, और आज वो मैं पंकज मेरे पति हैं, और मैं अभी जयपुर में हूँ उनके घर पे। जब पिता को पता चलता है कि बेटी सकुशल है, पहले तो पिता को गुस्सा आता है, क्योंकि देखो हर पिता का अरमान होता है कि जब बेटी बड़ी हो तो उसकी धूमधाम से शादी करे। लेकिन इस बेटी ने ये मौका उनसे छीन लिया, ये खुशी उनसे छीन ली। लेकिन देखो, एक बाप जो है दिखने में कठोर लगता है, लेकिन उसके दिल, सीने में भी एक दिल होता है। और इस दिल का हवाला देते हुए उसने अपने बेटी को माफ़ कर दिया, और उसके बाद उस बेटी को अपना लिया। उसने कहा कि ठीक है, यदि बेटी पंकज के साथ खुश है तो उसे क्या चाहिए। वो भी चाहता कि यदि कोई लड़का वो भी ढूंढता और उसकी शादी करता तो वो भी यही चाहता कि मेरी बेटी जिसके साथ भी रहे वो खुश रहे। उसके बाद 6 महीने बीते। तो जब हर्षिता के पापा की, जो कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद गुस्सा शांत हुआ, पति को एक्सेप्ट किया। दशहरा का टाइम था, पंकज और हर्षिता पहली बार घर आए। जैसे ही बेटी सामने आई, हर्षिता को देखकर पापा के आंखों में आंसू, माँ के आंखों में आंसू। पहले तो बेटी को गले लगाया, गले लगाने के बाद फिर सारे गिले शिकवे माफ़ कर दिए। उसके बाद दामाद पंकज को बड़ी इज्जत और सत्कार के साथ, बहुत ही विथ ड्यू रिस्पेक्ट उसको अपने घर में बिठाया, खिलाया, बहुत आदर किया। उसके बाद हर्षिता और पंकज चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद ऐसे अंतराल में आना जाना लगा रहा। एक दिन अक्टूबर के महीने में जब हर्षिता उसके घर आती है तो
सडनली वो नोटिस करते हैं उसके परिवार वाले कि हर्षिता पहले जैसी वो जो चहकती थी, खिलखिलाती थी, हंसती थी या बातें करती थी, वो अब नहीं कर रही। अब हर्षिता अब गुमसुम रहने लगी, कमज़ोर रहने लगी। उसके बाद उसकी माँ ने पूछा, या यूँ गए परिवार के लोगों ने पूछा उससे कि क्या बात है, तुम कुछ तबीयत ख़राब है या तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें बताओ, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। अब हर्षिता समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति के खिलाफ़ या अपने मायके के अपने ससुराल के खिलाफ़ कोई बात कहे। लेकिन अब डरते डरते वो फुसफुसाते हुए अपने भाई से कहती है कि भैया, ये लोग बहुत अत्याचार करते हैं। और उसी समय भाई ने उसके हाथ में चोट देख ली, पूछा उससे कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो कहता है कि भैया, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, बहुत सताता है, डेली शराब पीकर आता है, उसके बाद मुझे बहुत पीटता है, टॉर्चर करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हैवान मेरे ऊपर है। और वो ये नहीं सोचता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। 6 महीने से उसने मुझे भरोसा दिलाया था, प्यार करता था। उसके बाद हम दोनों ने भरोसे के बलबूते पे शादी की। आज मैं पछता रही हूँ कि मैंने उससे शादी की। सॉरी, जैसे ही ये बात सुनता है तो फिर आगे कहती है कि पापा, ये लोग मुझे दहेज के लिए मार रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। और बहुत दिनों तक हर्षिता ने ये दहेज वाली बात छुपाए रखी थी, लेकिन उस पर लगातार अत्याचार होता रहा, लगातार उस पर प्रेशर पड़ता रहा ससुराल पक्ष से, पंकज के माता पिता के पक्ष से, कि पैसे लेकर आओ। लेकिन आज लास्ट में थक हार के उसने एक दिन बाप से कहा कि पापा 5 लाख मांग रहे हैं, आप इन्हें 5 लाख दे दो एज ए दहेज, ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी ठीक ठाक गुजरे। बाप ने पहले सोचा कि पहले पंकज को बुलाया, पंकज से बात की, पंकज को समझाया, और उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए पंकज को दे दिए, जो कि उसकी डिमांड थी। जैसे ही ये डिमांड उनकी पूरी हुई, ऐसा मानो कि जो कभी आशा नहीं कर सकते थे, उनकी अब अभिलाषा बढ़ गई थी। अब दे स्टार्टेड आस्किंग मोर, मतलब अब वो ग्रीडी हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने हर्षिता पे और अत्याचार करना शुरू किया। अब उनको ये लगा कि जितना हम अत्याचार उसकी बेटी पर करेंगे, उसकी पत्नी पे करेंगे, वो और पैसे लेके आएगी, और पैसे लेके आएगी। एक दिन तो हद ही हो गई। जब उसने पत्नी पे चोट देखा तो हर्षिता कहती है कि पापा, ये एक ऐसा हैवान है जो अपने ही चाकू से मुझे काटना चाहता था और मेरी जान ले लेगा ये। अब हर्षिता एक दिन, अब ऐसा चलता रहा। हर्षिता एक दिन फ़ोन करती है अपने भाई से, कहती है कि भैया, अब ये मेरी जान ले लेंगे, यदि आप चाहे तो मेरे पापा को बता दो, मैं वापस आना चाहती हूँ, और जो भी हो आप देख लीजिए। और जैसे ही भाई ये पूरी बात सुनता है, उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बहन की जान चली जाएगी। और ठीक 5 बजे, ये जो घटना मैं सुना रहा हूँ 1:30 की होगी, और ठीक 5 बजे जयपुर के प्रताप नगर इलाके में इसके घर पे, यानी पंकज के घर पे, हर्षिता फंदे से लटकती हुई मिली। अब ये बात जैसे ही पिता को पता चली, क्योंकि पहले तो पता नहीं था, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे कहते हैं ना कि प्रताप नगर के हॉस्पिटल में, जयपुरिया हॉस्पिटल बोलते हैं उसे, उस हॉस्पिटल में जैसे ही इनकी लाश गई और जब हर्षिता डिक्लेयर डेथ हुई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। इमीडिएटली पुलिस को बुलाया गया, और देन वहाँ से चचेरे बड़े पापा का फ़ोन नंबर था, इमीडिएटली उस फ़ोन से किया गया। तभी पता चला कि हर्षिता इस दुनिया में नहीं है। उसके पापा ने कहा कि मेरी बेटी भाग गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि
वो जब बेटी जुलाई में भागी थी और वो कहते हैं कि मेरा जो व्यापार है वो सब्जी का व्यापार है और मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, जब इन्होंने उस पर अत्याचार करने लगे तो मैंने पैसे दिए, पैसे देने के बाद भी ये नहीं माने, आज इन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली। जैसे ही ये सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पंकज मॉर्चरी के सामने खड़ा है और पंकज वहाँ खड़ा है अपने दोस्तों के साथ। पंकज से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो बोलता है मुझे नहीं मालूम। जब सारा परिवार हर्षिता को देखने जाता है, हर्षिता को देखकर जैसे वापस आता है, पंकज इनको देखता है और जैसे ही देखता है वहाँ से भाग खड़ा होता है, जैसे कोई चोर उसके मन में था। इमीडिएटली लोग भागते उसके पीछे, पुलिस दबोचती है, फिर उससे पूछती है तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे गलती हो। अब बताइए दोस्तों कि ऐसे समाज में ऐसे पंकज और उसके माता पिता जैसे लोगों के रहने की जगह है, और यदि है तो शायद मैं इस समाज का इंसान नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, क्या ये सही था और इन हैवानों को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मेरे वीडियो पे अभी तक बने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के मिलते हैं। अब अलविदा, शब खैर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।